स्टूडेंट्स, आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है रेस्पिरेशन इन प्लांट। प्लांट फिजियोलॉजी में ये जो चैप्टर है रेस्पिरेशन इन प्लांट हमारी एनसीईआरटी मॉड्यूल में हमें गिवन है। रेस्पिरेशन की जब भी बात आती है तो रेस्पिरेशन टर्म जो है बच्चे इसे एनर्जी प्रोडक्शन के साथ जोड़कर पढ़ा जाता है कि जब भी कोई सेल में रेस्पिरेशन होगा तो उससे सेल में बनेगी एनर्जी और उस एनर्जी से उस सेल का, उस लिविंग ऑर्गेनिज्म का चलेगा मेटाबॉलिज्म। जी सर, बहुत अच्छी बात आपने बच्चों को बताई कि रेस्पिरेशन की जो प्रोसेस है वो प्लांट में हो रही है और वो सेल में होती है। और सेल के अंदर बच्चों आपको पता है, जैसे सर ने भी कहा कि ये एनर्जी से रिलेटेड प्रोसेस है। और सेल के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेल है माइटोकॉन्ड्रिया, और आपको ये भी पता है कि उसको पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, जो कि एनर्जी जनरेट करेगा वहां पर। तो ये जो रेस्पिरेशन इन अपन सेल पढ़ने वाले हैं वो इस सेल ऑर्गेनेल माइटोकॉन्ड्रिया की हेल्प से वहां पे एटीपी भी बनाएंगे। बच्चों ये बात याद रखनी है कि रेस्पिरेशन इन प्लांट पढ़ने वाले हैं, लेकिन ये प्रोसेस प्लांट सेल, एनिमल सेल, लिविंग सेल में चलने वाली है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया तो प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में होता है। तो इस सेलुलर रेस्पिरेशन के अंदर इस सेल ऑर्गेनेल की हेल्प से यहाँ पे एनर्जी बनने वाली है, फूड टूटने वाला है, वो सारी प्रोसेस अपन पढ़ेंगे। जब सेल्यूलर रेस्पिरेशन की बात आती है बच्चे तो सेल्यूलर रेस्पिरेशन में भी आगे टॉपिक्स हैं, प्रोसेसेस हैं अलग अलग। जैसे एक आप पढ़ना देखेंगे ग्लाइकोलाइसिस, एक आप देखेंगे क्रेब्स साइकिल, आप देखेंगे ईटीएस, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो ये रेस्पिरेशन के अलग अलग प्रोसेस हैं, लेकिन इन सभी प्रोसेसेस का पर्पज एक ही है, सेल के लिए एनर्जी का प्रोडक्शन करना। और सेल के लिए जब भी एनर्जी की बात आती है तो हम बात करते हैं एटीपी की, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट की। एटीपी वो एनर्जी है जिससे सेल अपना मेटाबॉलिज्म चलाती है। जब रेस्पिरेशन की बात आती है तो सबसे पहले हम इस रेस्पिरेशन में क्या क्या पढ़ने वाले हैं उसके आउटलाइन की बात करते हैं। सबसे पहला टॉपिक जो हम पढ़ेंगे बच्चे वो पढ़ेंगे डू प्लांट ब्रीथ। ये एनसीईआरटी में इंट्रोडक्शन के जस्ट बाद पहली हेडिंग यही है कि क्या प्लांट सांस लेते हैं, डू प्लांट ब्रीथ जी। और उसके बाद में अपन बात करेंगे ग्लाइकोलाइसिस की। बच्चों टर्म से क्लियर हो जाएगा कि ग्लाइको कार्बोहाइड्रेट का ब्रेकडाउन, और सर ने जैसे अभी कहा कि फूड से एनर्जी निकालनी है, तो कार्बोहाइड्रेट के ब्रेकडाउन से रिलेटेड जो चीजें हैं वो अपन ग्लाइकोलाइसिस से स्टार्ट करेंगे, उसको करते हुए आगे बढ़ेंगे। ग्लाइकोलाइसिस के बाद हम पढ़ने वाले हैं फर्मेंटेशन, और फर्मेंटेशन को हम एनारोबिक रेस्पिरेशन के नाम से भी जानते हैं। जी बिल्कुल, एनारोबिक रेस्पिरेशन की बात आई तो एरोबिक रेस्पिरेशन की भी बात आएगी कि वहां पर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कैसे फूड का ब्रेकडाउन होने वाला है, वो सब अपन पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट। बैलेंस शीट से मतलब यहां यह है कि हमने एनर्जी की बात की, एटीपी की बात की, तो कौन से प्रोसेस में कितने एटीपी बने, टोटल एटीपी काउंट क्या है, इसे हम रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट में पढ़ने वाले हैं। जी बिल्कुल। और उसके बाद में अपन पढ़ेंगे एम्फीबोलिक पाथवे, जैसा कि रेस्पिरेशन को एम्फीबोलिक पाथवे भी कहते हैं, क्यों कहते हैं और एम्फीबोलिक का मतलब क्या है, ये सारी बात अपन डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। और साथ में लास्ट टॉपिक जो हम पढ़ने वाले हैं वो है रेस्पिरेटरी क्यूसेंट। इसे आरक्यू के नाम से भी जानते हैं। इसका क्या सिग्निफिकेंस है, क्यों इसे हमने एनसीईआरटी मॉड्यूल में लिखा हुआ है, क्यों पढ़ना है, रेस्पिरेशन के साथ इसका क्या रिलेशन है, ये भी हम बहुत अच्छे से डिटेल करने वाले हैं। चलिए, जब रेस्पिरेशन की बात आती है तो सबसे पहले हम रेस्पिरेशन की बेसिक बातों के बारे में जान लेते हैं। बच्चे, जब रेस्पिरेशन की बात आए कि भाई रेस्पिरेशन हो रहा है तो रेस्पिरेशन हो कहां रहा है? रेस्पिरेशन हो रहा है लिविंग ऑर्गेनिजम्स में। प्लांट है, एनिमल्स है, कोई भी है, रेस्पायर करती हैं इनकी सेल्स और रेस्पिरेशन से एनर्जी का प्रोडक्शन करती हैं। रेस्पिरेशन प्लांट्स में है, एनिमल्स में है, सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में चल रहा है। मैं एक एग्जांपल लेके चल रहा हूं एनिमल का, और एनिमल्स में भी ह्यूमंस का। जैसे वी आर ह्यूमंस, हमें जिंदा रहने के लिए मेटाबॉलिज्म करना है हमारी सेल्स को, और उसके लिए उनको एनर्जी की जरूरत है। इसके लिए हमारी बॉडी कंटिन्यू ऑक्सीजन क्या करती रहती है, इनहेल, और हम एक्सहेल क्या करते रहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। ये ऑक्सीजन अंदर आई, अंदर आने के बाद मेरी सेल्स में चलने वाले रेस्पिरेशन प्रोसेस में काम आई, और उसी रेस्पिरेशन प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन हुआ जो कि मेरे लिए यूजफुल नहीं था, तो उसे मैंने मेरी बॉडी से एक्सहेल कर दिया। तो रेस्पिरेशन में O2 अंदर आ रही है, CO2 बाहर जा रही है। लेकिन एनर्जी क्या सिर्फ O2 अंदर आ जाने से ही मिल जाती है या फिर CO2 बाहर जाने से ही मिल जाती है? तो ऐसा नहीं है। एनर्जी हमें मिलती है फूड से। जब भी हम बात करेंगे एनर्जी की तो हम कहेंगे कि हमें एनर्जी मिलती है फूड से। तो रेस्पिरेशन के अंदर फूड का करवाया जाता है ऑक्सीडेशन। मतलब जब भी रेस्पिरेशन की बात आए तो आप रेस्पिरेशन को बोलते हैं सेल्यूलर रेस्पिरेशन, जो कि सेल में चल रहा है, और सेल में रेस्पिरेशन के चलते टाइम उस फूड का करवाया जाएगा ऑक्सीडेशन, जिसमें कि एनर्जी प्रेजेंट है। फिर आप ऑक्सीडेशन ऑफ फूड को ब्रेकडाउन ऑफ फूड भी कह सकते हैं। आप ऑक्सीडेशन बोलिए, आप ब्रेकडाउन बोलिए, दोनों ही टर्म का मतलब एक ही है, लेकिन कर किस लिए रहे हैं कि हम एनर्जी प्रोडक्शन के लिए कर रहे हैं। और सेल के लिए वो एनर्जी कौन है? वो सेल के लिए एनर्जी एटीपी है। तो ब्रेकडाउन ऑफ फूड रेस्पिरेशन है, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड रेस्पिरेशन है, लेकिन किस लिए है? एटीपी के फॉर्मेशन के लिए है।
जी सर, बिल्कुल आपने बहुत अच्छे से बताया बच्चों को कि जी। ऑक्सीडेशन बोल दे फूड का या फिर ब्रेकडाउन फूड का बोल दे, एक ही बात है यहाँ पर। और बच्चों जब भी ऑक्सीडेशन की बात आती है हमारे दिमाग में एक बात आती है कि ऑक्सीडेशन जो करवाया जाता है, जैसे मैं लिखूं कि बच्चों ऑक्सीडेशन, तो ऑक्सीडेशन मैं दो तरीके से करवा सकता हूं। या तो ऑक्सीडेशन करवाया जाए हाइड्रोजन ऑक्सीजन को जोड़ करके, और या फिर करवाया जाए इसमें से हाइड्रोजन को निकाल करके। दोनों ही बातों में ये प्रोसेस को अपन क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन। कि भाई फूड के अंदर ऑक्सीडेशन जुड़ी, ऑक्सीजन जुड़ी तो भी ऑक्सीडेशन, और हाइड्रोजन निकले तो भी ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे मैम क्या करवाया जाए, तो बच्चों यहाँ पे जो अपन प्रेफरेंस देने वाले हैं वो हाइड्रोजन को निकाल करके फूड को तोड़ने वाले हैं। क्योंकि ऑक्सीजन को जोड़ोगे ग्लूकोज के अंदर तो वैसे ही वो तो फूड कॉम्प्लेक्स होना है, आपको उसको तोड़ना है, उसमें से एनर्जी निकालनी है, तो अपन उसमें से हाइड्रोजन को निकालेंगे। और एक बात आप बहुत अच्छे से पढ़ के आए हो बच्चों, फोटोसिंथेसिस के अंदर वहां पे पीटर मिचेल सर ने केमियोस्मोसिस के अंदर बताया था कि अगर आपको एनर्जी बनानी है तो आपको क्रिएट करना होता है प्रोटॉन ग्रेडियंट। तो बच्चों प्रोटॉन ग्रेडियंट क्रिएट करने के लिए मुझे हाइड्रोजन चाहिए, तो मैं फूड के ऑक्सीडेशन करूंगा, उसमें से हाइड्रोजन को रिलीज करवाऊंगा और उन हाइड्रोजन को ले जा करके प्रोटॉन ग्रेडियंट क्रिएट करूंगा, जिससे कि मैं वहां पे एटीपी बना सकूं। तो एटीपी बनाने की बात आई, एनर्जी की बात आई, लेकिन हमने ये भी तो बोला ना कि ये एनर्जी मिली कहां से, फूड से। अब बात आती है कि फूड कहां से आया। हमने पढ़ा है कि ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं ना वो फोटोसिंथेसिस करते हैं लाइट की प्रेजेंस में। जब ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस चलता है तो वो फॉर्मेशन करते हैं फूड का। जब फूड फॉर्मेशन होता है बच्चे, तो फूड में कार्बन कार्बन बॉन्ड होते हैं। जैसे मैं बात करूं ग्लूकोज की, तो हमने फोटोसिंथेसिस के टाइम पे ग्लूकोज का फॉर्मेशन किया C6H12O6, तो उसमें मोर देन 1 कार्बन है और कार्बन कार्बन बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है। तो इन कार्बन कार्बन बॉन्ड्स में वो एनर्जी प्रेजेंट है। अभी बच्चा कहता है फूड में एनर्जी है, तो फूड में कहां एनर्जी है, तो हम कहते हैं फूड जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, और उन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर जो कार्बन कार्बन बॉन्ड है, इन बॉन्ड्स में प्रेजेंट है एनर्जी, और इसी एनर्जी को हम रेस्पिरेशन के टाइम पे निकालने वाले हैं। बिल्कुल सर, फोटोसिंथेसिस जो प्लांट कर रहा है यहाँ पे बहुत अच्छे से देखिए डायग्राम में आपको समझ आ रहा है कि ऊपर से येलो कलर की बच्चों लाइट आ रही है, और इस लाइट को लेकर के प्लांट नीचे सोइल से वो वाटर ले लेगा और बाहर से एटमॉस्फेयर से वो लेगा CO2। तो बच्चों ये बातें आप फोटोसिंथेसिस में पढ़ चुके हो कि बहुत इसके इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स है, लाइट, वाटर, CO2। ये सारी प्रोसेस में, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में ये सारे कंपोनेंट्स मिलकर के बनाते हैं फूड। जैसे प्लांट ने ग्लूकोज फूड बनाया, तो उसने क्या किया, इस लाइट एनर्जी को बच्चों इस ग्लूकोज के अंदर पूरी एनर्जी को स्टोर कर लिया है, इस केमिकल एनर्जी को। तो फोटोसिंथेसिस में लाइट एनर्जी को फूड में स्टोर किया है। रेस्पिरेशन में अपन क्या करने वाले हैं, जैसे देखिए बच्चों ये ग्लूकोज है, इस ग्लूकोज से एनर्जी को निकालने वाले हैं वापस। ये देखिए ग्लूकोज को वापस से हमने तोड़ा। जैसे फोटोसिंथेसिस में बच्चों CO2 से फूड ग्लूकोज को बनाया था, तो जब आप रेस्पिरेशन में ग्लूकोज को तोड़ोगे तो आपको फिर से CO2 मिलने वाली है। और फोटोसिंथेसिस में लाइट एनर्जी को स्टोर किया था, तो यहां जो ग्लूकोज के अंदर एनर्जी है वो आपको वापस से मिलने वाली है। तो इस प्रोसेस के अंदर रेस्पिरेशन में आपको 686 किलो कैलोरी एनर्जी मिलेगी। फोटोसिंथेसिस में अपन CO2 और वाटर से मिलकर के ग्लूकोज बना रहे थे, और रेस्पिरेशन की प्रोसेस में ग्लूकोज को वापस तोड़कर CO2 और वाटर बना रहे हैं। मतलब फोटोसिंथेसिस में राइट टू लेफ्ट गए थे, रेस्पिरेशन में राइट वापस से लेफ्ट टू राइट आना है, जिसमें आपको एनर्जी मिलने वाली है इस ग्लूकोज। मैं सर साथ ही साथ यहाँ बच्चों के लिए एक बात और जोड़ना चाहूंगा कि जैसे हमने कहा कि रेस्पिरेशन के टाइम में हम ग्लूकोज का ब्रेकडाउन करने वाले हैं, तो हमने कहा है कि ग्लूकोज के अंदर जो कार्बन एनर्जी है वो कार्बन कार्बन बॉन्ड्स में प्रेजेंट है। तो रेस्पिरेशन के टाइम पे हम इन कार्बन कार्बन बॉन्ड्स को ब्रेक करेंगे। जब ये कार्बन कार्बन बॉन्ड टूटेंगे तो उनसे जो एनर्जी मिलेगी, उस एनर्जी से हम फॉर्मेशन करेंगे एटीपी का। तो जो एटीपी एनर्जी मिली है हमें, सेल ने रेस्पिरेशन से जो एटीपी बनाया है वो उन कार्बन कार्बन बॉन्ड्स को तोड़कर उसमें से निकलने वाली एनर्जी से एटीपी का फॉर्मेशन किया है, और इस एटीपी को आगे उन्होंने अपने मेटाबॉलिज्म के लिए यूज किया है। बिल्कुल सर, देखिए ग्लूकोज को बच्चों जब आप तोड़ोगे तो आपको 686 किलो कैलोरी एनर्जी निकल रही है। ये बात याद रखनी बच्चों इंपॉर्टेंट है कि ग्लूकोज का मॉलिक्यूल जब टूटता है तो कितनी एनर्जी निकलती है। अब बच्चों के मन में ये सवाल आता है कि ग्लूकोज को जब तोड़ा तो हमने 686 किलो कैलोरी एनर्जी निकाली, और उस एनर्जी को हम एटीपी में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो क्या ये सारी की सारी एनर्जी को जो हमारी बॉडी या लिविंग सेल जो होती है वो क्या एटीपी में स्टोर कर सकती है? तो बच्चों ऐसा नहीं होता है, क्योंकि जब आप ग्लूकोज को तोड़ करके एटीपी बनाओगे तो इसका मोस्ट ऑफ द पोर्शन जो एनर्जी का वो तो हीट की फॉर्म में लॉस हो जाता है। क्योंकि बच्चों आप पढ़ के आए हो थर्मोडायनेमिक्स में, आप पढ़ते हो ये बातें कि एनर्जी जो है उसका एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में 100% कन्वर्जन पॉसिबल नहीं है।
उसका मोस्ट ऑफ द पोर्शन जो है बच्चों वो हीट की फॉर्म में रिलीज हो जाता है या लॉस हो जाता है। तो साथ में बच्चे ये बात मैं जोड़ना चाहूंगा सर की बात को आगे बढ़ाते हुए कि भाई ये जो लाइन है कि मैक्सिमम पार्ट जो है एनर्जी का वो हीट की फॉर्म में निकल जाता है, जब हम एनसीईआरटी से पढ़ना स्टार्ट करेंगे रेस्पिरेशन प्रोसेस को तो ये लाइन आपको मिलेगी, द कंप्लीट कंबंशन ऑफ द ग्लूकोज, कि ग्लूकोज का जब कंप्लीट ब्रेकडाउन करेंगे तो बनेगा क्या, विच प्रोड्यूसेस द CO2 एंड O2 एज द एंड प्रोडक्ट। देखिए आप ग्लूकोज को जब आप तोड़ते हैं तो CO2 और वाटर आपको मिल रहा है एज द एंड प्रोडक्ट, और साथ में लिख रहा है यील्ड द एनर्जी मोस्ट ऑफ विच इज गिवन आउट एज हीट, कि मोस्ट ऑफ द पार्ट यहां से हीट की फॉर्म में रिलीज हो जाता है जी। अब यही वो हीट है जो आपके बॉडी के टेम्परेचर को, इंटरनल टेम्परेचर को मेंटेन करती है। कि अगर मैं कह दूं कि मेरी बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर 36 या 37 डिग्री सेल्सियस है, तो वो टेम्परेचर मेंटेन कैसे हुआ, वो टेम्परेचर मेंटेन हुआ इस रेस्पिरेशन से निकलने वाली हीट से। जब ये बात आती है तो यहां बच्चे अक्सर ये बात बोलते हैं कि जो मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स हैं लाइक अस, जैसे मैं मेरी बात कर रहा हूं, मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में बहुत सारी सेल्स हैं। अब इतनी सारी सेल्स में रेस्पिरेशन प्रोसेस भी एक साथ चल रहा होगा, तो वहां से जो हीट निकलेगी वो तो सडन एकदम से अगर हीट निकली और एकदम से हीट इतनी सारी सेल्स में बॉडी के अंदर निकले तो बॉडी का टेम्परेचर तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो बच्चों ऐसा नहीं होता है। उसका रीजन क्या है कि जो रेस्पिरेशन है ना, रेस्पिरेशन एक स्लो एंड स्टेप वाइज प्रोसेस है। मतलब आप एनर्जी निकालते जरूर हैं, लेकिन रेस्पिरेशन जो प्रोसेस चलेगा वो एक तो चलेगा स्लो, चलेगा धीरे चलेगा, दूसरा ये मल्टी स्टेप है, मतलब सिंगल स्टेप में नहीं हो रहा। तो स्लो एंड स्टेप वाइज हम क्या करेंगे, यहां ग्लूकोज को तोड़ेंगे। सिंगल स्टेप में तोड़ेंगे तो सारी एनर्जी हीट की फॉर्म में निकल जाएगी और सडन निकलेगी, बल्क निकलेगा। ऐसा नहीं करते, हम ग्लूकोज को धीरे धीरे तोड़ेंगे, आराम से तोड़ेंगे, और जो एनर्जी निकलेगी उसे धीरे धीरे एटीपी में कन्वर्ट करते जाएंगे, और जो हीट निकलेगी ना वो हीट मेरे बॉडी के इंटरनल टेम्परेचर को मेंटेन करेगी। लेकिन ये हीट एक साथ सडन नहीं निकलेगी, धीरे धीरे निकलती जाएगी और बॉडी के इंटरनल टेम्परेचर को मेंटेन रखेगी। तो रेस्पिरेशन इतना फास्ट नहीं होता कि टेम्परेचर इंटरनल जो है बॉडी का वो 37 से ज्यादा हो जाए, और इतना स्लो भी नहीं होता कि वो 37 से कम भी हो जाए। तो ये हीट हमारे बॉडी के इंटरनल टेम्परेचर को मेंटेन करती है। जी बिल्कुल सर, आपने बच्चों को बहुत अच्छी बात बताई, क्योंकि बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं कि जो इतनी एनर्जी निकली क्या सारी की सारी एक साथ निकल जाएगी वहां पे, और ग्लूकोज को एकदम तोड़ा और इतनी सारी एनर्जी निकाल ली। तो बच्चों सेल इसको ग्लूकोज को सर ने बहुत अच्छे से आपको बताया कि स्लोली और स्टेप वाइज बहुत सारे स्टेप्स में धीरे धीरे करके तोड़ेगी, और थोड़ी थोड़ी जो एनर्जी निकलेगी उसको यूज करके एटीपी बनाती रहेगी। तो बच्चों जो एनर्जी हमने बना रहे हैं वो एटीपी की फॉर्म में बना रहे हैं, और एटीपी को कहते हैं एटीपी एक्ट्स एज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। बच्चों इस बात को हम ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे हम इंडियंस अपन जब भी कोई काम करते हैं सब पैसों के लिए, रुपयों के लिए करते हैं, तो हम जब कोई काम करने वाले हैं तो हमें उसके बदले रुपए मिलने वाले हैं, और जैसे हमें कोई चीज खरीदनी है तो हम उन रुपयों को वापस से यूज करने वाले हैं। मतलब लेन देन रुपयों की तरह चलेगी। तो हमारे इंडिया की जो करेंसी है वो क्या होगी, रुपया। ऐसे ही सेल को जब भी कोई मेटाबॉलिक प्रोसेस, मेटाबॉलिक रिएक्शंस करनी होती है, तो उसको जो एनर्जी का लेन देन है वो किसकी फॉर्म में करने वाली है, वो एटीपी की फॉर्म में करने वाली है। तो एटीपी को मैं कहूंगा कि इट इज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, कि वो सेल की एनर्जी करेंसी है। जैसे हमारी करेंसी रुपया है, ऐसे सेल की एनर्जी की जो करेंसी है वो एटीपी है सर। मतलब जैसे सेल ने कुछ खर्चा करना है तो एटीपी का खर्चा करेगी, और सेल अगर एनर्जी बना रही है तो वो एटीपी की फॉर्म में ही एनर्जी का फॉर्मेशन कर रही है। इसलिए हम एटीपी को एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल कहते हैं। साथ ही साथ आप ये भी बात याद रखिए कि जो रेस्पिरेशन प्रोसेस है इसमें हम एनर्जी का प्रोडक्शन करते हैं। देखिए बच्चे, जिन प्रोसेसेस में एनर्जी बनती है उन प्रोसेसेस को एक्सर्गोनिक प्रोसेस कहा जाता है, और जिनमें एनर्जी कंज्यूम होती है उन्हें एंडरगोनिक प्रोसेस कहा जाता है। जैसा कि फोटोसिंथेसिस एक एंडरगोनिक प्रोसेस है क्योंकि उसमें लाइट एनर्जी कंज्यूम हो रही है, और रेस्पिरेशन को अगर हम बोलें तो ये एक एक्सर्गोनिक प्रोसेस है क्योंकि इसमें हम एनर्जी का प्रोडक्शन कर रहे हैं और एटीपी बनाकर सेल का मेटाबॉलिज्म चलाते हैं। साथ ही साथ जब रेस्पिरेशन के टाइम पे हम बात करते हैं फूड की, तो देखिए फूड की जब बात आती है बच्चे, हम छोटी क्लासेस से ये पढ़ते आ रहे हैं कि फूड में अलग अलग कंपोनेंट्स प्रेजेंट हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, फैट्स हैं, ये सब फूड में ही आते हैं। अब बच्चा कहता है कि क्या फूड के लिए भी कोई फिक्स कंपाउंड है कि भाई इसी का यूज होगा? तो ऐसा नहीं है। जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं जिनमें कार्बन कार्बन बॉन्ड प्रेजेंट हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हों, फैट्स हों, प्रोटीन्स हों, इन सब को हम लाइक एज द यूज कर सकते हैं फूड। और जो फूड रेस्पिरेशन के टाइम पे यूज हो रहा है, जिसका हम ऑक्सीडेशन करवा रहे हैं, जिसका हम ब्रेकडाउन करवा रहे हैं, उसे हम रेस्पिरेटरी सबस्टेट के नाम से जानेंगे, जिसका कि हम ऑक्सीडेशन करवाने वाले हैं। तो इस लाइन को पढ़ते हुए हम समझ जाएंगे द कंपाउंड्स
दैट आर ऑक्सीडाइज्ड कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, कार्बोहाइड्रेट हो, प्रोटीन हो, फैट हो, ऑक्सीडाइज्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ द सेल्यूलर रेस्पिरेशन आर कॉल्ड एज द रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स। जी बिल्कुल, सर ने बहुत अच्छे से आपको बताया कि जो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है वो कुछ भी हो सकता है। फूड होना चाहिए जिसमें कार्बन कार्बन बॉन्ड्स हो, जैसे कार्बोहाइड्रेट हुआ, प्रोटीन हुआ, फैट हुआ, इनमें से कुछ भी यूज हो सकते हैं जिनको तोड़ करके सेल उससे एनर्जी निकाल सकती है। तो बच्चों हमारे मॉड्यूल में एक ये टेबल आपको गिवन है अपने स्टडी पैकेज में, आप उसमें देखोगे कि वहां पे हमें टेबल के अंदर दो कॉलम है। एक कॉलम में लिखा है ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू और दूसरे में लिखा है फिजियोलॉजिकल वैल्यू। तो इनके बारे में जानते हैं कि क्या है। बच्चों ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू वो होती है जो हमने लैब के अंदर उस फूड को लेकर के उससे मेजर किया है कि वो फूड कितनी एनर्जी दे सकता है। मान लीजिए मैं लैब में कार्बोहाइड्रेट का 1 ग्राम लेकर के उससे एनर्जी निकाल रहा हूं, तो कितनी एनर्जी मिल रही है मुझे वहां पे 4.1 किलो कैलोरी पर ग्राम। 1 ग्राम फूड से 4.1 किलो कैलोरी एनर्जी निकली। ऐसे ही अगर प्रोटीन को लैब में तोड़ा जाए तो वहां पे 5.65 किलो कैलोरी, और फैट को अगर तोड़ा जाए तो वहां 9.45 किलो कैलोरी पर ग्राम एनर्जी मिलती है। तो ये तो हुई लैब की वैल्यू, ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू। अब बच्चों हमारी सेल के अंदर लिविंग सिस्टम में हमने देखा कि कार्बोहाइड्रेट का जब 1 ग्राम टूटता है तो वहां पे हमें 4 किलो कैलोरी पर ग्राम एनर्जी मिलती है। इसे हम कहेंगे फिजियोलॉजिकल वैल्यू या लिविंग सेल की वैल्यू। बच्चों प्रोटीन जो है वो भी 4 किलो कैलोरी की ऑलमोस्ट एनर्जी देता है, और जो फैट है वो 9 किलो कैलोरी पर ग्राम एनर्जी देता है। मींस रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट कुछ भी हो सकता है और उनसे निकलने वाली एनर्जी भी अलग अलग होने वाली है। तो ये टेबल जो है हमारे मॉड्यूल में जो बच्चे हमें गिवन है, इसको जब हम पढ़ते हैं तो इसमें कार्बोहाइड्रेट भी पढ़ते हैं, फैट्स भी पढ़ते हैं और प्रोटीन्स भी पढ़ते हैं। लेकिन साथ ही साथ ये भी याद रखिए आप कि सेल का जो फेवरेट रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है जिससे वो सेल एनर्जी लेना पसंद करती है सबसे पहले, वो है कार्बोहाइड्रेट्स। और कार्बोहाइड्रेट्स में भी कौन? ग्लूकोज। सेल कार्बोहाइड्रेट को पहले यूज करना पसंद करती है, और कार्बोहाइड्रेट भी तो कई टाइप के हैं, उनमें से वो ग्लूकोज का यूज करना सबसे पहले पसंद करेगी। जी आपने सर बहुत अच्छी बात बताई बच्चों को। बच्चे अक्सर यहाँ पे आके पूछते हैं, ये डाउट्स जनरल आता है बच्चों को कि सर अभी आपने कहा कार्बोहाइड्रेट तो जो पर ग्राम है 4.1 किलो कैलोरी एनर्जी देने वाला है, जबकि फैट तो सर 9.45 किलो कैलोरी दे रहा है पर ग्राम, इतनी एनर्जी दे रहा है। तो ये तो कार्बोहाइड्रेट से डबल से भी ज्यादा एनर्जी दे रहा है। तो क्यों सेल का कार्बोहाइड्रेट फेवरेट रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है? तो बच्चों इस बात को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो कार्बोहाइड्रेट का ब्रेकडाउन है वो बहुत ही सिंपल होने वाला है और फास्ट होने वाला है, जबकि फैट का जो ब्रेकडाउन होता है वो बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। आप पढ़ोगे बच्चों की फैट जो होता है वो लॉन्ग फैटी एसिड चेन्स होते हैं या लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन होते हैं। मींस कार्बन हाइड्रोजन उनमें बहुत ज्यादा होते हैं बट ऑक्सीजन बहुत ही लेस अमाउंट में होती है, और उनका ब्रेकडाउन करने के लिए बहुत सारी ऑक्सीजन चाहिए होती है, और उनका ब्रेकडाउन भी बहुत कॉम्प्लेक्स है। तो सेल कार्बोहाइड्रेट को फैट की कंपेयर में प्रीफर करती है। दूसरी बात फिर आती है कि सर प्रोटीन। तो बच्चों प्रोटीन का ब्रेकडाउन भी जो होता है, तो आपको पता है प्रोटीन अमाइनो एसिड से मिलकर बने होते हैं, और अमाइनो एसिड में एमीन ग्रुप है। तो जब प्रोटीन को आप तोड़ोगे तो जो वेस्ट मटेरियल निकलेगा वो अमोनिया की फॉर्म में निकलेगा, और अमोनिया एक टॉक्सिक सब्सटेंस है, उसको निकालने के लिए बॉडी को बहुत सारा वाटर यूज करना है। जबकि ग्लूकोज में तो आप अभी देखा आपने पीछे इक्वेशन में कि ग्लूकोज और वाटर मिलकर के जब टूटता है ग्लूकोज तो CO2 और वाटर बनता है। तो बच्चों CO2 तो इजीली हम एक्सपायर कर सकते हैं, सेल को कोई टेंशन नहीं है उसके जो प्रोडक्ट बनने वाले हैं उनसे। इसलिए सेल का फेवरेट रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट रहने वाला है कार्बोहाइड्रेट। और सर ने आपको बताया कार्बोहाइड्रेट में भी सर ग्लूकोज। बिल्कुल ग्लूकोज। जब कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स की बात आती है तो साथ में ये भी याद रखेंगे कि कार्बोहाइड्रेट और जो फैट्स हैं ये दोनों तो सेल के लिए स्टोर फूड है, और जब कोई सेल स्टोर फूड का यूज करती है तो उसे फ्लोटिंग रेस्पिरेशन का नाम दिया जाता है। लेकिन अगर कोई सेल रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट एज ए प्रोटीन यूज करे तो फिर इसे प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन कहेंगे। साथ ही साथ ये भी समझना जरूरी है कि कार्बोहाइड्रेट जो है वो सेल के लिए एक फेवरेबल, उसका एक ऐसा सब्सटेंस रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है जिसे सेल बहुत पसंद करती है यूज करना। लेकिन अगर किसी सेल के पास कार्बोहाइड्रेट नहीं है या बहुत लेस अमाउंट में प्रेजेंट है तो क्या होगा? तो वही सेल फैट्स और प्रोटीन्स को यूटिलाइज करना स्टार्ट कर देंगी। अब इसमें आपको सीक्वेंस भी याद रखनी है कि भी सबसे पहले सेल यूज करती है कार्बोहाइड्रेट्स को, ये बात सही है। लेकिन अगर कार्बोहाइड्रेट नहीं है तो हमारे पास दो सबस्ट्रेट है, फैट्स और प्रोटीन्स, तो सेल पहले किसको यूज करेगी? तो आप याद रखिए सेल सबसे पहले यूज करती है कार्बोहाइड्रेट को, ये मोस्ट प्रेफर्ड हो गया उसके लिए। लेकिन अगर कार्बोहाइड्रेट नहीं है तो सेल यूज करना पसंद करेगी फैट्स को, और अगर फैट्स और कार्बोहाइड्रेट दोनों नहीं है तो फिर सेल यूज करेगी प्रोटीन्स को। इसका सीधा मतलब निकल के आता है कि अगर कार्बोहाइड्रेट सेल में सफिशिएंट है तो फैट और प्रोटीन स्टोर रहेंगे, लेकिन अगर कार्बोहाइड्रेट नहीं है तो फैट यूज होना स्टार्ट हो जाएगी और प्रोटीन स्टोर रहेंगे। और अगर यहां पर फैट और कार्बोहाइड्रेट दोनों ही खत्म है तो सेल यूज करना स्टार्ट कर देती है प्रोटीन को, और इसे हम स्टारवेशन के नाम से जानते हैं। सेल की ये भूखमरी की कंडीशन है।
जी बिल्कुल, जब उसके पास सेल के पास है ही नहीं हाँ। फूड ये, तो वो अपने प्रोटीन्स यूज करना है, जैसे प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन भी प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन कह रहे थे। अब जो बच्चों नेक्स्ट टॉपिक हमारा एनसीईआरटी से है इंट्रोडक्शन के बाद, वो है डू प्लांट ब्रीथ, कि क्या प्लांट ब्रीथ करते हैं, क्या प्लांट सांस लेते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग सा पॉइंट है सर, जी। क्वेश्चन कितना इंटरेस्टिंग है, क्या प्लांट सांस लेते हैं। हाँ। तो जैसे हम लोग तो रेस्पिरेशन करते हैं, ब्रीदिंग हमने की, एक्सचेंज ऑफ गैसेस किया, तो बच्चों ब्रीथ का मतलब है एक्सचेंज ऑफ गैसेस, जो अपन यहाँ पे बात करें। तो प्लांट भी ऑब्वियस है कि वो भी करते होंगे, क्योंकि रेस्पिरेशन तो सर लिविंग सेल उनके पास भी है, रेस्पिरेशन तो उनको भी करना है, एनर्जी उनको बिल्कुल भी बिल्कुल बिल्कुल, तो वो भी करते हैं। लेकिन बच्चों एक बात आपने नोटिस की होगी कि हमारे पास तो लंग्स है, नॉस्ट्रिल्स है, ट्रैकिया है, और सर्कुलेटरी सिस्टम के लिए हार्ट है जो ट्रांसपोर्ट करता है इन ऑक्सीजन, आर्टरीज हैं, वेन्स हैं, पता नहीं कितना कुछ है, कितना सारा कुछ है। लेकिन प्लांट्स के पास ऐसा कुछ नहीं है। मतलब प्लांट्स की अगर अपन बात करें ना बच्चों, तो देखिए अनलाइक एनिमल्स दे हैव नो स्पेशलाइज्ड ऑर्गन फॉर गैसेस एक्सचेंज। मतलब गैसेस एक्सचेंज के पास उनके लिए कोई नॉस्ट्रिल्स वगैरह या फिर ट्रैकिया और लंग्स वगैरह नहीं है, बट उनके पास स्टोमेटा, जिनकी बात करते हैं कि छोटे छोटे पोर्स जो होते हैं उनकी लीव्स पर, और लेंटिसेल्स कि जो उनके स्टेम पे और रूट्स पे जो छोटे छोटे पोर है जिनके थ्रू गैसेस एक्सचेंज करते हैं, वो है इनके पास। ये एनिमल्स की तरह ये गैसेज एक्सचेंज तो करते हैं, लेकिन एनिमल्स की तरह सिस्टम नहीं है। सिस्टम नहीं है इनके वो पास। एनिमल्स वाला जो काम है गैसेज एक्सचेंज का, हाँ। वो अपने लेंटिसेल्स और स्टोमेटा से करवाते हैं। स्टोमेटा से बिल्कुल कर लेते हैं। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे बहुत सारे इन्होंने बताया कि देयर आर सेवरल रीजंस व्हाई प्लांट कैन गेट अलोंग विदाउट रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। कि बच्चों देखो, हमारे पास रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, उनके बिना अपन काम नहीं चल सकता, लेकिन प्लांट्स के पास ऐसे बहुत सारे रीजंस है कि बिना रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के भी वो अच्छे से रेस्पिरेशन कर सकते हैं और एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे एनर्जी हैं। प्रोड्यूस कर रहे हैं, बिल्कुल जिंदा रह रहे हैं, सारी सेल्स बहुत सारे रीजंस हैं इसके तो एनसीईआरटी ने अपने उसके अंदर कुछ स्पेशल 2 या 3 पॉइंट्स हमें दिए हुए हैं, उनकी अपन बात करेंगे। वैसे तो बहुत सारे रीजंस हैं, पर इन 3 पॉइंट्स की बात करते हैं, जिसमें पहला है ईच प्लांट टेक केयर ऑफ इट्स ऑन गैस एक्सचेंज नीड्स। मतलब कि प्लांट का हर एक जो पार्ट है वो अपनी जो रिक्वायरमेंट है उसको खुद ही पूरा करता है। तो जैसे कि मैं अगर बात करूं, ये मैंने एक छोटा सा प्लांट बनाया है जिसमें ये रूट है, ये स्टेम है और यहाँ पे लीव्स है। अब मान लीजिए रेस्पिरेशन के लिए लीव्स को ऑक्सीजन चाहिए, तो वो खुद ले लेगी, किससे? स्टोमेटा से। स्टेम के ऊपर छोटे छोटे पोर्स है, रूट पे छोटे छोटे पोर्स है जिनको हम बोल रहे हैं लेंटिसेल्स। तो बच्चों अगर स्टेम को ऑक्सीजन चाहिए तो वो कहां से ले लेगा? एटमॉस्फेयर से, लेंटिसेल से ले लेगा। रूट को चाहिए तो भी वो लेंटिसेल से ले लेगी। इसका मतलब हर एक उनका पार्ट जो है वो अपनी रिक्वायरमेंट अपने आप ही पूरी कर रहा है। एक ऑर्गन को दूसरे ऑर्गन से कोई मतलब नहीं है यहाँ ऑक्सीजन के लिए। बिल्कुल। सेकंड पॉइंट पर अगर अपना है, देयर इज वेरी लिटिल ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट। अब देखिए बच्चों, एक पार्ट से दूसरे पार्ट पे अगर गैसेस के ट्रांसपोर्ट की बात करें तो बहुत ही कम डिस्टेंस तक होता है। मतलब लीफ के अंदर अंदर गैसेस का ट्रांसपोर्ट हो रहा है, बिल्कुल, लेकिन लीफ और स्टेम के बीच में गैसेस का ट्रांसपोर्ट नहीं हो रहा है। बिल्कुल, ज्यादा लॉन्ग डिस्टेंस। हाँ, भी एक ऑर्गन को दूसरे ऑर्गन से कोई मतलब ही नहीं ऑक्सीजन के लिए, वो खुद की खुद रिक्वायरमेंट। बिल्कुल, तो ज्यादा लंबे तक जाना भी नहीं है उनको, आत्मनिर्भर है। आत्मनिर्भर है वो पूरे अच्छे तरीके से। और इसके बारे में भी दूसरे पॉइंट्स की बात करते हैं। तो दूसरे पॉइंट में जब हम बात आती है तो हम कहते हैं कि इनकी ज्यादा कोई ग्रेट डिमांड नहीं है गैसेज एक्सचेंज की। हाँ जी। अब ग्रेट डिमांड क्यों नहीं है, उसका भी रीजन है। भी एनिमल्स में बात की जाए तो एनिमल्स में प्लांट्स की कंपेयर में रेस्पिरेशन रेट जो होती है वो बहुत ज्यादा होती है। बिल्कुल सर। मुझे लोकोमोशन भी करना है, मुझे और भी मेरे अंदर मस्कुलर मूवमेंट्स हैं, नर्वस सिस्टम भी काम कर रहा है, बढ़ाना, हाँ सब बहुत सारे काम है, एनर्जी कंजप्शन ज्यादा है। अब इतने सारे सिस्टम काम कर रहे हैं, उनमें एनर्जी भी चाहिए। प्लांट्स के पास ऐसा कुछ है नहीं। तो प्लांट्स के अंदर क्या होता है कि जैसे उनकी एनर्जी जो नीड है ना वो बहुत कम है, रेस्पायर रेट जो है ना उनकी बहुत लोअर है देन एनिमल्स। तो एनिमल्स की कंपेयर में प्लांट्स में रेस्पिरेशन चलता है कम, और उनकी नीड भी फिर कम रहेगी, तो उनको ज्यादा सिस्टम डेवलप करने की जरूरत नहीं है। दूसरी चीज, प्लांट्स में गैसेस एक्सचेंज ज्यादा होती कब है? जब प्लांट फोटोसिंथेसिस करता है। जब फोटोसिंथेसिस करेगा तब वो लार्ज वॉल्यूम ऑफ द गैसेस को एक्सचेंज करेगा, लेकिन उसमें फिर वो क्या करेगा कि CO2 अंदर लाएगा और O2 बाहर निकालेगा। लेकिन रेस्पिरेशन में तो O2 अंदर आ रही है और CO2 क्या हो रही है? अच्छा, बाहर जा रही है। लेकिन फोटोसिंथेसिस में तो O2 खुद प्रोड्यूस कर रही है सेल, तो जो प्रोड्यूस की है वही उसने यूज कर लेनी है। जो फोटोसिंथेसिस करता है तो उसको ज्यादा ऑक्सीजन की, हाँ, ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, CO2 की जरूरत पड़ती है, बिल्कुल। तो जितनी भी CO2 चाहिए थी फोटोसिंथेसिस के लिए वो तो उसने एटमॉस्फेयर से ले ली। अब रेस्पिरेशन के लिए जो ऑक्सीजन चाहिए थी वो तो खुद प्रोड्यूस कर रहा है, और जो खुद प्रोड्यूस कर रहा है ऑक्सीजन वो जरूरत से ज्यादा है, क्योंकि रेस्पिरेटरी रेट क्या है? कम है, इसलिए एक्स्ट्रा ऑक्सीजन जो होती है वो एटमॉस्फेयर में वो रिलीज कर देते हैं जी। इसके बारे में तीसरे पॉइंट की बात करते हैं जो अपने एनसीईआरटी में मेंशन है बच्चों, कि द डिस्टेंस दैट गैसेस मस्ट डिफ्यूज इवन इन लार्ज बल्की प्लांट, की मतलब बहुत बड़ा लार्ज और या बल्की प्लांट है उसमें भी जो अगर गैस को डिफ्यूज करना है, ट्रांसपोर्ट होना है, वो भी बहुत कम होता है। दैट इज नॉट ग्रेट। ईच लिविंग सेल इन प्लांट इज लोकेटेड क्वाइट क्लोज टू द सरफेस ऑफ द प्लांट। देखिए बच्चों, इस बात को एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए मेरे पास ये एक प्लांट है,
छोटा सा भी जैसे डायग्राम बनाया मैंने, ये इसकी लीफ है, ये स्टेम है और ये रूट्स है। तो अब इन्होंने क्या कहा है, द डिस्टेंस दैट गैसेस मस्ट डिफ्यूज इवन इन लार्ज बल्कि प्लांट इज नॉट ग्रेट, मतलब डिस्टेंस उनकी ज्यादा नहीं है। जैसे यहाँ पे लीव्स को चाहिए तो यहीं से उसने अपने स्टोमेटा से ले लिया, स्टेम को चाहिए लेंटिसेल अपने लेंटिसेल से ले लिया, रूट को चाहिए तो लेंटिसेल से ले ली। इसका मतलब वो यहाँ से हर एक पार्ट अपनी अपनी गैसेस ले रहा। मेरी अपनी बात कर लेते हैं सर, जैसे मान लीजिए मेरे टो के लेग के टो को ऑक्सीजन चाहिए, उसकी सेल को चाहिए, कहां से जाएगी सर वो? नोज से जानी, नोस्ट्रिल से जाएगी। एक ही रास्ता है ऑक्सीजन अंदर जाने का, एक ही रास्ता है। नोस्ट्रिल से माउथ से मैंने ऑक्सीजन अंदर ली, वो लंग्स में गई, फिर ब्लड के थ्रू वहां तक ट्रांसपोर्ट हुई। मतलब कितना देखिए 5-7 फीट का, जो 5 फीट का तो 5 फीट तक का ट्रांसपोर्ट करके जाना पड़ रहा है। लेकिन प्लांट में देखिए इतनी छोटी सी लीव्स है, उसमें भी कितने सारे स्टोम, कितने सारे पोर है, मतलब एक लीफ है, लीफ में कितने थाउजेंड्स ऑफ द पोर्स हैं। बिल्कुल सर, कितने सारे रास्ते हैं वहां से ऑक्सीजन जाने के। तो लीफ की सेल के अंदर ही बहुत सारे रास्ते हैं, स्टेम के ऊपर बहुत सारे लेंटिसेल्स हैं। तो हर एक पार्ट इजीली वहां से क्या करता है, एटमॉस्फेयर से अपनी गैसेस को एक्सचेंज कर लेता है। दूसरी बात अगर अपन बात करें सर, जैसे मैं स्टेम का एक डायग्राम लेता हूँ, ये मैंने सर स्टेम का टीएस बनाया, ऊपर से काट दिया स्टेम को। तो इसके अंदर अगर मैं ऑब्जर्व करूंगी तो सेंटर के अंदर तो मेरे पास वेस्कुलर बंडल जाइलम फ्लोएम है जी, जाइलम फ्लोएम। उसमें भी सेंटर का जो पोर्शन होता है सर, जो डेड सेल्स का, ये जाइलम होता है पूरा, और इसके बाहर में मान लीजिए ये फ्लोएम है मेरा, तो ये मैंने शो किया फ्लोएम, ये मैंने शो किया जाइलम, और यहाँ पे जो मेरे पास सेल्स है सर, ये वाली सारी सेल्स है कॉर्टेक्स रीजन, जिसमें जो एनाटॉमी में जाके बच्चा पढ़ेगा जी जी जी। और इस प्लांट के बाहर यहाँ पे जो डेड सेल्स की कवरिंग होती है, जिन्हें अपन बोलते हैं सर बार्क, तो ये मेरी बार्क हो गई, बार्क। और ये बार्क के अंदर छोटे छोटे यहाँ पे पोर्स होते हैं सर, जिनको लेंटिसेल्स हम कह रहे हैं, के ऊपर पोर्स है। तो देखिए बच्चों, इन स्टेम द लिविंग सेल्स आर ऑर्गेनाइज्ड इन द लेयर इनसाइड एंड बीनेथ द बार्क। बीनेथ द बार्क मींस जस्ट बार्क के नीचे, तो लिविंग सेल है यहाँ पे, देखिए लिविंग सेल्स है। दे ऑल्सो हैव ओपनिंग कॉल्ड लेंटिसेल्स, मतलब इन बार्क के अंदर जो है छोटी छोटी ओपनिंग्स है, इनको लेंटिसेल्स कहते हैं। तो प्लांट क्या करेगा, इन लेंटिसेल से गैसेस एक्सचेंज कर लेगा, इन सेल्स को यहाँ पे गैसेस मिल रही है इजीली। और क्योंकि ये जो कॉर्टेक्स वाला रीजन जो है, इसमें टिश्यू पैरेनकाइमेटस टिश्यू पैरेनकाइमेटस है, जो कि लूजली पैक्ड सेल्स है। सर ने बहुत अच्छी बात बताई कि पैरेनकाइमेटस टिश्यू है, इसके अंदर सेल्स होती है, वो लूजली अरेंज्ड होती है, बीच में काफी सारा स्पेस होता है, इंटरसेलुलर स्पेस काफी प्रेजेंट होते हैं, और वो इंटरसेलुलर स्पेस जो होते हैं लेंटिसेल्स की हेल्प से डायरेक्ट टच में रहते हैं एटमॉस्फेयर के एनवायरनमेंट के, और गैसेज एक्सचेंज बड़े इजीली हो जाता है। बिल्कुल सर। और जो डेड पार्ट था मेनली, वो उसको प्लांट ने कहां पे रखा है, एकदम सेंटर में रखा, सेंटर में रखा, लिविंग को बाहर रखा है, ताकि और इसका काम, इंटरनल पार्ट का सिर्फ काम मैकेनिकल सपोर्ट देना ही है। बिल्कुल, सेंट्रल वाला पार्ट तो डेड है, तो उसको तो ऑक्सीजन चाहिए ही नहीं। अब इंटरनल पार्ट डेड है, उसको ऑक्सीजन चाहिए नहीं, तो उसका तो काम सिर्फ मैकेनिकल सपोर्ट देने का है। तो जितना भी लिविंग पार्ट है वो सुपरफिशियल है, बाहर की तरफ है, और वहां भी वो अपने लेंटिसेल्स या पोर्स की हेल्प से डायरेक्ट एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में है, क्योंकि उसमें लार्ज इंटरसेलुलर स्पेस भी खूब सारे हैं, है ना। तो यही कह रहा है कि मोस्ट सेल ऑफ द प्लांट हैव द लीस्ट ए पार्ट ऑफ देयर सरफेस इज कांटेक्ट विद द एयर। ये एनसीईआरटी की लाइन है कि भाई अपने लेंटिसेल्स की हेल्प से, पोर्स की हेल्प से वो जो स्पेस है वो एटमॉस्फेयर के सीधा डायरेक्ट टच में आ गए हैं। जी सर, देखिए ना यहाँ पे लेंटिसेल से बिल्कुल एटमॉस्फेयर के टच में। जी जी जी। अगर डेड को बाहर रख देते तो मुश्किल हो जाती, हाँ, सेंटर में रखा गया, तो ज्यादा फिर उनको लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट करवाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि अंदर तक तो जाना ही नहीं, लिविंग पार्ट तो सरफेस पर ही प्रेजेंट है। तो दिस इज ऑल्सो फैसिलिटेड बाय द लूज पैकिंग ऑफ द पैरेनकाइमेटस सेल्स। जैसा सर ने बताया कि कॉर्टेक्स सेल्स जो होती है वो पैरेनकाइमेट टिश्यू से बनी होती है ना, लूज पैकिंग है तो लार्ज इंटरसेलुलर स्पेस उनके अंदर प्रेजेंट है, और स्टेम एंड रूट्स विच प्रोवाइड एंड द इंटरकनेक्टेड नेटवर्क ऑफ द एयर स्पेसेस। तो ये सेल्स के बीच में जो एयर स्पेस है, वो एयर स्पेस डायरेक्ट एटमॉस्फेयर के टच में आ जाते हैं, तो ज्यादा उनको डेवलप करने की जरूरत है नहीं वैसे। बिल्कुल सर, बिना रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के वो अच्छे से रेस्पायर कर लेते हैं, क्योंकि उनकी ज्यादा डिमांड भी तो नहीं है ना, ये भी हम बता रहे हैं। तो जितनी ऑक्सीजन उनको चाहिए वो उतनी एटमॉस्फेयर से बहुत अच्छे से एक्सचेंज कर लेते हैं।